हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, पिछले क्लास में जो आपका मॉक 9 हुआ था उसका डे 2 होना है और उसी का जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी पे हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। तो आप सभी का एआईआर गुरुकुल पे स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एआईआर गुरुकुल का यहाँ लोगो लगा है ना इस जगह पे। तो ये जो लोगो है वो आपका ये बताता है कि आपको कहीं न कहीं ये गुरुकुल का जो हमारा मकसद है वो कहीं न कहीं एआईआर बनाने का है, ऑल इंडिया रैंकर्स बनाने का है। तो इस मकसद को लेकर ही हम लोग जो है आगे बढ़े हैं। एक अभियान चल रहा है हम लोग का रैंकर्स बनाने का, है ना? तो चलिए इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है हमारे स्क्रीन पे। आज का पहला ही सवाल आपका जो है मेंसुरेशन से उठाया गया है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ certain rectangle is decreased by 4 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, it would result in a square of the same area. What is the perimeter of the original rectangle? क्लियर? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले रेक्टेंगल था, है ना, जो हमारा रेक्टेंगल है उसके लंबाई और चौड़ाई में कुछ इंक्रीजमेंट किए जाते हैं और बाद में वो डाइवर्ट किस में होता है, तो बाद में हमारा वो डाइवर्ट हो जाता है किसमें, स्क्वायर बन जाता है। कब? जब उसमें हम कुछ बदलाव करते हैं, है ना? यही चीज़ आपको समझाना है। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि अगर हम इसके लेंथ को यल मान लें और इसके अगर ब्रेथ को हम बी मान लें, आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है किसी भी रेक्टेंगल के लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। यानी अगर हम इसके लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, सॉरी, तो ये 4 सेंटीमीटर हमने कम कर दिया और इसके चौड़ाई को क्या करा है, 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए। तो जब 2 सेंटीमीटर से बढ़ाते हैं तो ये कह रहा है कि ये पहले तो ये वर्ग बन जाता है, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही वर्ग बना तो इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब ये कहना लाजमी हो जाएगा कि हमारा यल माइनस जो 4 है वो इक्वल टू हो जाएगा b+2। आप कहोगे बेशक हो जाएगा सर। अब बताइए अगर b को हम इधर ले आएं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यल माइनस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्लियर। अब हमें क्या सोचना है, अब हमें ये सोचना है कि भैया दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। दैट मीन्स क्या, यानी अगर यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी बातों को अगर अनुसरण करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका एरिया तो आपका यल इंटू बी है और इसका एरिया क्या होगा, तो ए स्क्वायर होता है, यानी दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट। यानी यल माइनस क्या होता है 4 और इंटू होता है बी प्लस क्या होगा 2। तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा यल बी हो गया और दिस इक्वल टू अगर गुना करोगे तो ये हमारा हो जाएगा एल बी माइनस हो जाएगा 4b और प्लस हो जाएगा आपका क्या 2l और माइनस हो जाएगा क्या 8। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, एल बी से एल बी जो है एक दूसरे को अलविदा कहा गया और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया है 2b और प्लस आ गया है क्या 4b, है ना, और इक्वल टू क्या हो गया 8। तो आप अगर चाहें तो इन दोनों को बैलेंस भी करते हैं या आप अगर चाहें, अरे सॉरी 2l था ना, हाँ ये, तो आप अगर चाहें तो बी एल का वैल्यू भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए वैल्यू ही रख देते हैं। अब बताओ एल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 6+b, है ना। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा क्या बी। इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस क्या हो जाएगा 4b और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब देखो 6 गुने 2 करोगे 12 आएगा और ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस इधर का 2 और इधर का 4 कितना हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आ, कितना आ जाएगा भाई, 2b और प्लस 4b यानी हो जाएगा 6b। ये हमारा 6b आ गया, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 8। हाँ, यल यल बराबर 6 प्लस क्या हो रहा है b हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो कहीं साइन में तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है ना। ये यल प्लस 2l हो गया, b हो गया 4b, है ना। ओके, ये हमारा माइनस है भाई, इस जगह पे ये माइनस कर लीजिए, है ना। ये हमारा 2l है और माइनस 4b है, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो इस जगह पे आपका थोड़ा सा करेक्शन है, इसको हम सही कर लेते हैं पूरा मिटा के, है ना। इसका आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2l और माइनस हो जाएगा क्या 4b और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब देखो 2 इंटू यल का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, यानी 6 प्लस हो जाएगा क्या b और माइनस हो जाएगा 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इतनी बात समझ में आ रही है?
अब देखो ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा क्या 2b और माइनस हो जाएगा क्या 4b बराबर क्या होगा 8। अब इतनी सी बात आप समझो कि यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2b और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर, -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b बराबर हमारा आ जाएगा क्या 2। क्लियर, यानी b का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब अगर हम यल का वैल्यू निकालें तो आप कहोगे सर 6 + 2 रख दो, ये आपका 8 आ गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए पेरीमीटर क्या होगा, यानी 2 इंटू यल प्लस क्या हो जाएगा बी। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 इंटू यल हमारा 8 है और प्लस हमारा 2 है, तो 8 2 10 गुने 2 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मतलब क्यूट सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको समझिए। ऐसे ही बहुत सारे क्यूट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो इसको भी ध्यान से देखिए। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द रिमाइंडर ऑफ द टर्म 9 + 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस 9 पे पावर 4 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक गया है 2n + 1 तक गया है। कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 6, जब उसे 6 से डिवाइड किया जाता है तो आपसे वो रिमाइंडर का जिक्र कर रहा है, वो रिमाइंडर की चाहत रखे हुए है ना। और आप इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो आप एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 9 जो हमारा होता है, इसमें आप कभी भी अगर 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। चाहे वो 9 का स्क्वायर आप कर लो, यानी 81 को भी 6 से आप भागा करोगे ना, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। ये फिक्स चीज़ें हैं, ये कभी बदलता नहीं है। क्लियर, तो आप हमें बताओ कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी अगर इस तरह से इसको हम सेपरेट सेपरेट अगर डिवाइड कर रहे हैं 9 स्क्वायर को, फिर 9 क्यूब को, है ना, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर हम डिवाइड करेंगे 9 टू द पावर 2n + 1 को, किससे 6 से, तो हमारा जो रिमाइंडर वाला केस बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा 3, फिर बनेगा +3, फिर बनेगा +3, फिर ऐसे ही बढ़ते 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 ये बनेगा 2n + 1 टाइम्स। कितना बनेगा 2n + n टाइम्स बनेगा। ठीक है, और इसको फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे 6 से। तो आप बताओ कि 3 3 3 3 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 3 3 हमारा आया है 2n + 1 टाइम्स। तो क्या हम इसको भागा दे सकते हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 6n प्लस आ जाएगा क्या 3। और अब देखो क्या होगा कि इसको जब 6 से आप डिवाइड करने जाओगे तो ये हमारा 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हमारा बचेगा क्या 3। तो आप कहोगे सर इसका तो रिमाइंडर ही 3 बच रहा है, बिल्कुल बचेगा भी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सवाल मिलते जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है, 2 इक्वल सम्स वेयर लेंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case 11005। क्लियर, यानी 11005 है, तो इसको हटा लीजिए, ये फालतू का आ गया है 005। व्हाट इज द सम लेंट इन ईच स्कीम। क्लियर, तो पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक स्कीम में कितना पैसा लिया गया था। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी गुस्ताखी ना करके ध्यान से देखते रहें तो आपको ये दिखेगा कि हम अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल एक्स है। क्लियर, और ये जो है 6% की रेट से ये देता है, और जितना समय वो लेता है ना, यानी ये भी हमारा दे रहा है कितने परसेंट की रेट से, तो आप कहोगे सर 10% की रेट से दे रहा है। ठीक है, और जितना समय ये ले रहा है, यानी अगर टी ले रहा है तो आप कहोगे सर ये तो t+2 ले रहा है ना। तो ये t+2 ले रहा है क्योंकि इससे 2 साल ज़्यादा तक ये चलता है। और फिर देखा गया तो आप बताइए दोनों का इंटरेस्ट भी बराबर होगा, क्योंकि अगर हम अमाउंट लिखते हैं और हमारा p, यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अगर p हमारा जो है बराबर है, p कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट है और ये i है ना, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये अगर अमाउंट अगर दूसरे अमाउंट के बराबर हुआ है तो उसकी बस एक ही ये है कि उसका इंटरेस्ट दोनों का बराबर रहा होगा, तभी जाके अमाउंट बराबर हुआ होगा। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये समझने की बात है ना। तो ये ऐसा केस हुआ होगा, इसीलिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट को बराबर किया। आपके मन में चल रहा होगा सर आपने तो अमाउंट के बारे में बोला लेकिन बाद में क्या है आपने इंटरेस्ट को बराबर कर दिया, ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात नहीं है छोटे, आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका ये प्रिंसिपल अगर कांस्टेंट है
तो इसका मतलब है कि अमाउंट अगर किसी दूसरे अमाउंट के अगर बराबर होता है ना, तो उसका मतलब है कि उसका भी इंटरेस्ट और दूसरे वाले का भी इंटरेस्ट दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमने दोनों के इंटरेस्ट को बराबर कर दिया। अब बताओ, यहाँ से एक्स कट जाएगा, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? अच्छा, और काट लो। ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो क्या हम इसे 3t प्लस हम 6 लिख सकते हैं, और बराबर हो जाएगा क्या, 5t। जब घटाओगे आप तो ये हो जाएगा 2t बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी t का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? अब हमें करना क्या है कि आपको यहाँ से करना है कि t का वैल्यू किसी एक में रख देना है। तो अगर बताओ कि t का वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो ये हमारा t जो है कितने वर्ष के लिए हो जाएगा, 5 ईयर्स। तो 6% की रेट से अगर 5 ईयर्स का हम इंटरेस्ट निकालें, क्या निकालें, इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 30%। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट बराबर नहीं है, मतलब इंटरेस्ट में बराबर है लेकिन हमारे पास डाटा किसका दिया हुआ है, अमाउंट का। तो आप लिखोगे ना कि यहाँ से अमाउंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अमाउंट तो 100% प्लस होके आता है ना, तो ये आपका 100% प्लस क्या हो जाएगा, 30%। तो ये हमारा हो गया 130%, और 130% का वैल्यू दिया हुआ है 1105। इतनी बात समझ में आई? और अब आप लिखोगे 130% बराबर 1105 है, तो आपसे वही राशि पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है, यानी 100% बराबर। तो 1105 बटे क्या हो जाएगा, 130, और आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, है ना। तो 0 से 0 आप कटोगे, इसे कटाओगे तो ये 85 टाइम्स कट जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 850। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे 850 हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से चीज़ों को समझते जाएंगे ना तो बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, कुछ है ही नहीं, है ना। और ऐसे भी आप लोग जन्म तो लिए नहीं हो, आप तो अवतार हो भाई, है ना। तो उसे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। तो बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक मेंसुरेशन से उठाया गया काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वाइट स्क्रीन है तो आपको थोड़ा कम दिखेगा, है ना। अब देखो चीज़ें क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कह रहा है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्लियर? यहाँ एक ही क्वेश्चन रखिए, 2 क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई? ठीक, 1 क्वेश्चन हो गए। हाँ, बढ़ा जाए। अब कह रहा है क्या कि हाँ, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्या कि लेट ए बी सी डी बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये पूरा, अगर हम यहाँ से ये पूरा अगर यहाँ तक बात करें, है ना, तो ये हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 6 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप सोचो यहाँ से कह क्या रहा है कि हमारा ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, बस ऐसे हम दिखाने के लिए सिर्फ लिख दिए हैं आपको। आप परेशान मत हो जाइएगा भाई इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि द लेंथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, है ना, यानी ए बी और सी, बी सी और सी डी सब बराबर है। तो अगर आप इसको बराबर बराबर भागों में अगर बांटेंगे तो आप कहेंगे सर 12 को 3 भागों में बांटना है, तो आप एक काम करो, इसको 4 रख लो, इसको भी 4 रख लो, इसको भी 4 रख लो। कितने प्यार से बट गया। अब कह रहा है सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ए बी एंड बी डी एज डायमीटर, यानी ए बी एंड बी डी, यानी 2 सेमी सर्कल इसमें बनाए हुए हैं, एक ए बी और दूसरा क्या है, बी डी। तो आपसे क्या कर रहा है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, तो ए बी और बी डी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। बहुत अच्छा, है ना। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द नॉन शेडेड रीजन, यानी आपको क्या करना है कि इस पूरे का ये निकालना है, और साथ ही साथ आपको ये तीनों का निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है ना, आप अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर पूरा हमारा क्या है, 8 है, तो आप यहाँ से क्या देखोगे, अगर पूरा 8 है, यानी बी सी हमारा पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 4, ठीक है, ये तो सही है ना। अब ये पूरा हमारा क्या है, 8 है, हाँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ से अगर आप बनाओगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकाल, देखो सबसे पहले क्या, पाई 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 सब में आएगा, तो उसको हटा ही दो ना, बिना बेवजह जो है आपको परेशान करेगा।
तो आप बड़े वाले का पहले निकाल लो, कितना है 12। तो 12 का मतलब हो गया कितना 6 का स्क्वायर। तो आप सिर्फ आधा निकाल रहे हो ना, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर लो। क्लियर। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, माइनस कर रहे हैं आपका ये वाला एरिया, यानी हम यहाँ से 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हम कर देंगे क्या 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। हाँ 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 हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि हमें घटाना है इसमें ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 हो जाएगा इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूरा निकल गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब उसमें से अगर हम ये और ये माइनस कर लें तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा, है ना। तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये पार्ट कितना है, अगर पूरा 8 है तो ये क्या हो जाएगा 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी बी सी और सी डी बराबर है ना। चलिए देखते हैं एक बार, ये हमारा कितना हो जाएगा 36/2 करोगे आ जाएगा क्या 18। और 18 में से अगर हम 2 का स्क्वायर, उत्तरी के ये भी तो आधा इसको भी करना पड़ेगा ना, वही हम सोच रहे हैं ज़्यादा माइनस में क्यों आ रहा है भाई। अब बताइए ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 और 4 क्या हो गया 20। 20 में से आप 2 घटाएंगे 20/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। यानी ये हमारा निकल गया कितना, तो ये निकल गया 8 में 18 में से 10 गया तो 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्यों आधा किए हम, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर है। क्या है सेमी पेरीमीटर, ये भी क्या है सेमी सॉरी सेमी सर्कल, ये भी हमारा सेमी सर्कल है। तो ये हमारा 8 आ गया। अब कह रहा है इसका 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 तीनों का निकाल दीजिए। तो देखो आप अगर उसका निकालने जाओगे तो इसका तो आपको पता ही है, आधा का अभी जस्ट निकाले थे तो कितना आया था 6 का स्क्वायर, आधा कर दीजिए यहाँ से, है ना। और प्लस ये दोनों जो आपका है उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें ये भी निकालना है ये भी निकालना है। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 6 16 और 4 20, यानी ये हो जाएगा आपका 20 का आधा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो सीधा, ये हो जाएगा कितना 36, 36 का आधा हो गया कितना 18, और इधर हो जाएगा 20 का आधा कितना 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 8, और ये वैल्यू हो जाएगा क्या 28। आप जब काटेंगे 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो आपको अगर लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला कहाँ से ले आए, तो भैया यही तो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें से आप क्या देख रहे हो कि ये पाई तो सब में है, तो आप पाई क्या करो हटा के काट दी हमने, दोनों के रेशियो का केस है, तो इधर वाला भी कट जाएगा इधर वाला भी कट जाएगा, है ना। तो ओवरऑल जो है हमारा आंसर सोच के निकल सकता है अगर तुम थोड़ा सा देख लो ध्यान से तब। अगर हम इसका निकालना चाह रहे हैं तो भाई सीधे आर का स्क्वायर, यानी हमारा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 में 36 का आधा क्या हो जाएगा 18। अब 18 में से हम क्या करने वाले हैं, इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम लेंगे कितना 2। अब इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, लेकिन लेंगे कितना 8। तो 8 और 2 10, यानी 18 में से हमारा 10 चला गया तो 8 आ गया। अब आपको निकालना है पूरे का, मतलब इधर वाले पार्ट का, और ये दोनों जुड़ेगा। तो ये अभी आया था 2 और ये आया था कितना आपका 8, तो 8 2 10 हो गया 10, और इधर का 18 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से 10 और 28 हो गया, तो आप कटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ समझने की ये है कि भाई इसको जितना जल्दी आप समझ लेते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने उठाया गया है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए एंड बी इज 2:1 एंड पाइप बी एलोन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स if the ratio of the time taken by pipes A and B together filling 3/4 of the tank to pipe C alone to empty half of the tank is 2:3, then find the time taken by all pipes together to fill the tank। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे थोड़ा सा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 2:1 दिया हुआ है, और इन भाई साहब का कहना है कि बी अकेले जो है उस काम को 24 मिनट में कर देते हैं। कितने मिनट में कर देते हैं भाई 24 मिनट में। तो आप बताइए कि हमारा टोटल वर्क क्या रहा होगा कि 24 मिनट निपटा दिया भाई। तो एक रसगुल्ला के हिसाब से अगर ये 24 मिनट काम किया होगा तो जाहिर सी बात है 24 गुने 1 यानी 24 रसगुल्ला बनाया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है, अगर दोनों की बात करें कि सर अगर ए प्लस बी की बात करें तो ये जो है 24 रसगुल्ला को 3 के हिसाब से, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 के हिसाब से बनाने में कितना समय लेंगे, तो आप कहोगे सर 8 मिनट समय लेंगे। कितना लेंगे 8 मिनट। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है,
कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर 3/4 काम जो करते हैं, है ना, इसका जो समय लगा है, और साथ ही साथ सी अकेला जो आधा घंटा में खाली करता है, इसका जो समय लगा है वो दिया हुआ है आपका 2 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है शायद, हाँ 2:3। तो आप हमें ये बता लो ना कि अगर 8 मिनट में ये पूरा काम करता है, अगर 8 मिनट में ये पूरा काम कर रहा है, तो 3/4 कितना हो जाएगा इसका? तो 3/4 काम जो हमारा होगा वो यहाँ सीधा हो जाएगा, 8 का आप 3/4 कर लोगे, तो इसको कटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 बराबर तो सर 6 दिया हुआ है, तो आप बताओ 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 हो जाएगा। लेकिन 9 जो हमारा मिनट आया है वो तो आधे काम का आया है ना, तो आप यहाँ से निकालोगे कि जब आधा काम हमारा सी जो है वो 9 मिनट में करता है, तो पूरा काम अगर हमें करना होगा तो आप कहोगे कि सर पूरा काम करेगा या 18 मिनट में। कितने मिनट में करेगा? 18 मिनट में। बस हो गई बात। अब आपसे पूछा है क्या तीनों मिलकर उस काम को अगर करें, ए बी और क्या सी, तो कितने समय में करेंगे? तो आपके पास सबका डाटा है। अब बचा क्या? अब बताओ कि दो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी का हमारा दिया हुआ है 24 मिनट। अच्छा, अब सोचो कि 24 के हिसाब से अगर 2 के हिसाब से बनाएगा तो कितना लगेगा? यानी 12 मिनट। यानी 12 मिनट में ये कर रहा है, और ये खाली कर रहा है कितने में? 18 मिनट में। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया हमारा 3, और ये आ गया हमारा क्या 4। यानी 6 और 3 9। 9 में से 4 ये खाली कर दे रहा है, ये खाली करने वाला पाइप है। तो 9 में से 4 खाली कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 5। यानी 72 को अगर ये लोग 5 के हिसाब से बनाएंगे तो 14 सही 2 बटे क्या हो जाएगा? 5। यानी इतने घंटे में वो क्या करेगा? पूरा का पूरा काम कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चीज़ें समझ में आई? थोड़ा सा इस जगह पे कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वो गलत करवा देगा आपका। ठीक है, तो इस जगह पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप जो है फोकस कीजिएगा, नहीं तो कभी भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। बड़े चीज़ें समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत है ना? मज़ेदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ट्रेन ए इज ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ ट्रेन ए इज 400 मीटर लॉन्ग एंड इट टेक्स ट्रेन बी 2 मिनट्स टू पास ट्रेन ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी? देखो बहुत सिंपल, बहुत इतना सिंपल है कि आप क्वेश्चन को देख के कह सकते हो ओली लिली है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अब देखिए यहां से कह रहा है कि ट्रेन ए जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। और ये चल रहा है आपका क्या? 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। और मजे की बात देखो ना, इसमें कह रहा है क्या कि एक ट्रेन जो हमारा कौन सा ए जो है वो 400 मीटर लंबा है। यानी इस वाले ट्रेन की लंबाई दी हुई है 400 मीटर। ठीक है, और एक दोनों को पार कर जाता है कितने समय में? तो समय आपका दिया हुआ है कि 2 मिनट, 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो आप इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लो ना। ये तो बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इनटू हो जाएगा टाइम। अब बताओ इसके रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगे? तो ये 60 वाला जो टर्म है और ये जो 30 वाला टर्म है दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30। और 30 गुने कर देना 5/18। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड में ला रहे हैं। अब ये 120 हो गया है ना। अब इसको काटो, इस काटोगे 3 से 6 तिया कट जाएगा और ये 6 पचे कट जाएगा। इससे काटोगे ही कट जाएगा 40 बार में। तो अब बताओ हमारा कितना हो गया? 25 गुने 40 करोगे तो 1000 मीटर आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा? 1000 मीटर आ जाएगा। तो 1000 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस आया, जो कि हमारा ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों का मिला हुआ है। तो ट्रेन 1 का आपका दिया हुआ है, तो आप बताओ ट्रेन 2 यानी बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस हो जाएगा क्या? 400। तो आप जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना? 600 मीटर। और ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो बेशक बताइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब यहां से हमें क्या करना है कि भाई दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, थोड़ा सा ओरली सोचिए। अब दो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। 6 अगर सॉरी 6 करें 30 आ जाएगा। और 30 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 6 तिया 18, 6 पचे 30, यानी 25/3 आ जाएगा।
यानी 25/3 के हिसाब से अगर ये 400 मीटर चला होगा तो कितना लिया होगा समय? 25/3 के हिसाब से 400 मीटर, यानी ये समय लिया होगा कितना? कितना लिया होगा? ये भी बात है। कितना लिया होगा भाई? तो 400/25 गुने 3 कर लीजिए, तो 400 आपका कट जाएगा 16, 16 3 48, यानी 120 में 48 घटाएगा तो 72 सेकंड आ जाएगा। यानी 72 सेकंड में आपके ये क्या बोलते हैं 25/3 के हिसाब से जितना समय लगेगा वो जितना दूरी कवर करेगा 72 गुने 25/3, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 25/3, यानी ये रख दीजिए 25 और बटे रख दीजिए क्या 3, 3 से कटाइएगा तो ये 24 बार में कट जाएगा। 24 गुने 25 कीजिएगा तो ये भी 600 मीटर आ जाएगा, है ना? तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, लेकिन तुम्हें हमें जान रहे हैं तुम्हें परेशानी होगी, है ना? तो आप घबराना मत, आप ऐसे ही समझ लेना, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, वाटर इज पॉरिंग इनटू द क्यूबॉइडिकल रिजर्वर at the rate of 50 liters per minute. The volume of the reservoir uh, is 120 meter cube. How many hours will it take to fill the reservoir? यही है ना जी, जलाशय। ओके, है ना? अब देखो यहाँ से मैटर क्या करना है, 50 लीटर है। अच्छा आप बताओ क्या जानते हो तुम? तुम्हें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताओ हमें, हमारे पास 50 लीटर है, तो अगर 50 लीटर है हमारे पास, तो क्या हम कह सकते हैं कि 50 गुने 1000 कर दो सर आप, ठीक है? इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये जो जलाशय है, ये जो जलाशय आपको दिख रहा है, इसमें कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है? तो आप कहोगे सर 120 मीटर क्यूब है। तो आप मीटर क्यूब बोल रहा है तो यहाँ गुना कर लीजिए, 3 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 100 गुने 100 गुने 100 कर लो आप। क्लियर? और इस वॉल्यूम को वो कवर करेगा किस स्पीड से? इस स्पीड से। तो यहाँ से लिख दीजिएगा 120 गुने हो गया 100 गुने हो गया 100 गुने हो गया 100 और बटे आप करोगे क्या? 50 गुने 1000, 1 मिनट में। तो 1 मिनट के स्पीड से यहाँ मारेगा तो कितना जल्दी पहुंच जाएगा भाई? तो 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा 12,000 और बटे क्या आ जाएगा? 5। तो 12,000 बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको कटाओ, यानी 2400 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 2400 मिनट आ जाएगा। कितना मिनट आ गया? 2400 मिनट। लेकिन आपको घंटा बदलना है, तो 2400 मिनट को आप 60 से भागा कर लो, तो ये भागा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 40 मिनट। और यही हमारा आंसर होगा, 40 मिनट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत है? अरे सिंपल है भाई, अगर मान लो 50 लीटर का एक डब्बा है और 2 लीटर वाले प्रति मिनट तुम उसमें भर रहे हो, तो 50/2 करोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा 25 मिनट? तब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लीटर और इसमें कन्वर्जन दिखाया है ना? कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अजीत बाउट मैंगोज एट द रेट ऑफ 8 4 rupees 34 and sold them at the rate of 12 4 56 rupees. How many mangoes be sold to earn a net profit of 35 rupees? क्लियर? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है जो 8 मैंगो, है ना, 8 मैंगोज परचेज एट द रेट ऑफ 34 रुपीज, है ना? इसका सीपी दिया हुआ है, मैंगोज का सीपी दिया हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है भाई? तो ये दिया हुआ है आपका 34 रुपीज। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और वो बेच कैसे रहा है? तो बेच रहा है 12 मैंगो बेच रहा है, ये बहुत चालाक है। अब ये एसपी जो है आपका हो गया कितना? 56, है ना? अब देखो हमें क्या करना है, जितना यहाँ खरीदा है उतना ही तो बेचा होगा, तो इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। तो इसमें हम गुणे कर दे रहे हैं क्या? 3, और इसमें हम गुणे कर दे रहे हैं क्या? 2, तो दोनों 24 हो जाएगा। तो इधर किए हो तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर भी तो करना पड़ेगा। मतलब भैया ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दुकान पे जाके तुम डबल मैंगो ले लिए और पैसा दिए ही नहीं। तो ये हो जाएगा 34 दिया कितना हो जाएगा? 102, यानी 102 रुपया यहाँ खरीदने में खर्च हुआ है और 112 रुपया जो है उसे बेचने में खर्च हुआ है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारे हिसाब से? तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो सर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 रुपये का। तो जब प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का, तो उसने आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं? तो आप कहोगे सर 24 आर्टिकल्स उसने खरीदा है। अगर हम 35 रुपये का प्रॉफिट दिखाते हैं
तो बताइए कितना हो जाएगा? तो 24/10 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा? 35। आप इसको काट लेना, ये कट जाएगा 7 से, ये कट जाएगा 2 से, ये काटोगे 12 से, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सत्ते 84 और 84 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत है ना? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर बनाते हो तो चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा? आसान होती चली जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में है कुछ। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द टोटल डिस्काउंट इज 259.20 इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720 देन द वैल्यू ऑफ X। क्लियर? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास यहाँ MP दिया हुआ है। क्लियर? अब MP कितना दिया हुआ है भाई? MP दिया हुआ है 720 और ये इस पे पहला डिस्काउंट दिया, फिर इस पे दूसरा डिस्काउंट दिया और फाइनली यहाँ जाके क्या किया? बेच दिया। तो ये जो फासले हैं ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्काउंट चला है ना, वो आपका दिया हुआ है 259.20। तो आप इसमें 259.20 माइनस कर लो, है ना? क्योंकि हमें SP निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे 259.20। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा भाई, 80 और यहाँ से घटा लो तो ये हमारा आ जाएगा 1। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 क्यों 0 आएगा ना, क्योंकि 80 भी तो उधर से लाए हो। अब ये हमारा हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 6 और ये हमारा बच गया कितना? 6, 6 में से 2 गया क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? यानी ये आ गया, इतने में बेचा है, इतने में उसका MRP है। अब बताओ 720 है और इस जगह पे आया है कितना? ये पॉइंट है बीच में भाई, तो ये आया है 460 और 80 लिख दीजिए और 2 जीरो इधर चिपका दीजिए। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसको काटिए, आधा कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 3600। क्या हो जाएगा? 3600 और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2304। अब आपको क्या करना है? कितनी बार ये रोटेट किया है? 2 बार, तो आप इसका स्क्वायर रूट कर दो। अगर 3 बार करता तो क्यूब रूट कर देते, है ना? तो अब बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 और ये किसका है? पता ही होगा, 48 का। ठीक है, तो बताओ कितना घटा? तो आप कहोगे सर कितना घटा है भाई? तो आप कहोगे सर कितना घटा है? तो 22 घटा है ना? 2304 48 का ही होता है। ठीक है, कितना घटा है? तो 48 और 12 जोड़ोगे तो 12, है ना? और कहाँ से घटा है? 60 से। गुने क्या हो जाएगा? 100। अब इसको कटा दोगे, 0 से 0 कट गया, 6 से 2 बार में कट गया, तो हमें पता चल जाएगा कितने % का डिस्काउंट मिला है। यानी X का वैल्यू ही तो पूछा था, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चीज़ें एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? आप समझ लो, क्योंकि आप जब भी डिस्काउंट देते हो तो MP पे देते हो, है ना? और हम लोग इस चीज़ को तो बहुत बार समझ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है क्या? द थर्ड एंड सेवंथ term of an arithmetic progression are -9 and 11 respectively. तो what is the 15th term? क्लियर? क्वेश्चन बड़ा प्यारा प्यारा पूछा है भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा टर्म। अच्छा, आप क्या जानते हो? अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी AP की अगर बात करें तो यहाँ TN बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, A+N-1 इंटू क्या होता है? D होता है। क्लियर? तो इसी फॉर्मूले को यहाँ यूटिलाइज करना है। अब आप बताओ कि कह रहा है तीसरा टर्म, यानी T3 की बात कर रहा है। तो T3 की बात कर रहा है तो हमारा पहला टर्म तो पता है नहीं, इसमें टोटल टर्म दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा A और प्लस हो जाएगा, जब तीसरा है तो N-1 हो जाएगा क्या? 2D और दिस इक्वल टू दिया हुआ है क्या? -9। आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर हम यहीं से निकाल दें, कौन सा टर्म बोल रहा है? सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A और प्लस हो जाएगा हमारा क्या? 6D और बराबर हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर लो सीधा। जब माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2D में 6D में घट गया तो -4D हो गया। -4D बराबर हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो D बराबर क्या हो जाएगा? तो D बराबर हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि 15th टर्म कौन सा होगा, यानी यू हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्लियर? देन आप सबसे पहले यहाँ से A रखोगे, A प्लस हो जाएगा N-1 यानी 14D। तो D तो निकल गया, बट A की हमें रिक्वायरमेंट है। अब A का वैल्यू किसी में रख दीजिए तो आपका A आ जाएगा। देखो भाई, A प्लस 2D, 2D कितना है हमारा? 5 दूनी 10 और बराबर क्या है? -9। तो आप हमें बताओ कि A बराबर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर -9 और -10 बराबर हो जाएगा -29। अब यहाँ रख दीजिए आप, बताइए आंसर क्या होगा? A बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? A बराबर -29 ये दिया हुआ है।
प्लस आप बताओ 14 गुने क्या करोगे 5, तो आपका हो जाएगा -29 और प्लस हो जाएगा 70, और 70 सॉरी 70 प्लस में है, 70 में से 29 घटाओगे तो ये मेरे ख्याल से 41 आना चाहिए, है ना? सॉरी कितना आएगा? घटाइए, एक हो गया। अब आप ये घटा दो। अब यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया, क्या हो गया 4, 41 ही आना चाहिए भाई। ये गलती से 51 लिख दिया है क्या? ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना? प्लस में आएगा 41, तो यहाँ 41 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? एक बार चेक कर ले रहे हैं। ए प्लस 2d बराबर हो गया -9, ठीक है। ए प्लस 6d बराबर हो गया कितना? 11, ठीक है। ओके, देन आपसे पूछा है तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो 11 9 20 होता है, 4 4 हो गया, 4 कट गया, 4 5 20 हो गया। ए बराबर हमारा हो गया क्या? ए प्लस 5 दूनी 10, 10 बराबर -9, तो अगर 10 को इधर ले जाएंगे तो ओ तरीके, जस्ट चिल। देखिए यहाँ ना गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है कि हमने इसे 29 लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो यहाँ 19 हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको अभी हटा दीजिए, ठीक है। अब वही 10 का अंतर है तो 51 मार दीजिएगा। अब बताइए ए बराबर हमारा कितना आ गया है? ए बराबर आ गया -19, और प्लस हो जाएगा 14 गुने क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा -19 और प्लस हो जाएगा क्या 70, यानी जब घटाइएगा तो हमारा आ जाएगा क्या 51, और यही हमारा आंसर होगा, 51 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ गया मजेदार क्वेश्चन। करा द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:8, द ट्रायंगल इज व्हाट? क्लियर, यानी 3 ट्रायंगल का साइड दिया हो। अच्छा ये मजे की बात देखो क्या है, 4 6 8 है ना? कितना हो गया? 4 6 8, तो 4 6 8 किसी का ट्रिपलेट होता है क्या? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का 36, और 6 8 10 होता है भाई। तो यहाँ से कह रहा है क्या, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है तो कौन सा त्रिभुज होगा? देखो यहाँ प्रॉपर्टी समझ लेना, अगर कोई भी ट्रायंगल है, क्लियर, और आपके पास अगर 3 साइड दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, ये ट्रायंगल का नाम भी दे दे रहे हैं ए बी सी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी दो साइड को अगर आप जोड़ रहे हैं, और ये वैल्यू अगर तीसरे साइड से अगर बड़ा हो गया, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब आप न्यून कोण कह सकते हो। क्या कह सकते हो? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अगर यही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बराबर हो जाता है सी स्क्वायर के, तो आपको पता है यहीं से पाइथागोरस बनता है, तो ये हमारा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनता है? राइट एंगल, यानी आप इसे लिख सकते हो समकोण। क्या लिख सकते हो? समकोण, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, अगर हम इसी को कह दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेस देन होता है अगर सी स्क्वायर, मतलब पूरा छितरा गया है ना, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। इतनी बात तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं है तो पता कर लेंगे, उसमें क्या है। अधिक कोण त्रिभुज, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कीजिए और ट्रायंगल बताइए, बात खत्म। अब बताओ, हमारे पास 4 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर पहले कर लो, और ये 8 का स्क्वायर करो। अब देखो जैसा प्रॉपर्टी लगेगा फिर आगे करेंगे। ये हो गया 16 प्लस हो गया क्या 36, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52। अब यहाँ से ये आ गया 64, तो आपको दिख रहा है कि ये ऐसे केस चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, यानी अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण, है ना? यानी यहाँ से आ गया अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, वैसे सब लिखा हुआ है वहाँ, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फॉलो क्या कर रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन हो गया सी स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू डू अ सर्टेन टास्क एक्स वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई। क्लियर, यानी यहाँ से वाई से जो है वो एक निश्चित काम को एक्स को करने में, हाँ ठीक है, एंड जेड टुगेदर, बाई एंड जेड टुगेदर, ओके ओके ओके, करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है जेड को बाई को एक साथ मिलकर करने में। तो अब आपको करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। क्या क्या लिख दिया है जी?
एक्स को बाई और जेड से काम करने में तिगुना समय लगता है, अच्छी बात है। और जेड को 4 गुना समय लगता है बाई और एक्स के काम करने में, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है भाई। चलो अच्छी बात को थोड़ा सा लाते हैं स्क्रीन पे। ये एक्स है ना, बाई प्लस क्या हो गया जेड। अब कह रहा है 4 गुना समय ले रहा है, अगर 3 गुना समय ले रहा है तो इसकी इफिशियंसी ऐसे हो जाएगी, पलट जाएगी सीधे 1:3 हो जाएगा। और अगर हम जेड की बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, बाई प्लस एक्स का ये 4 गुना समय लेता है। कितना लेता है, 4 गुना समय, है ना। तो हम इसकी इफिशियंसी 4:1 कर लेते हैं। क्लियर। अब हमारे पास आ गया है कि भैया ये हमारा एक्स है और तीनों को चिपका दीजिए, एक्स बाई और क्या जेड। तो यहाँ से आपको दिखेगा 1 और ये दिखेगा क्या 4। यहाँ भी चिपका दीजिए तो जेड यहाँ दिखेगा एक्स प्लस बाई प्लस क्या दिखेगा जेड। आप ये कहोगे सर ये कौन सा नया आप शौक पाले हैं, है ना। तो देखो इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो हमारा है वो तीनों को इंडिकेट करा रहा है। तो इसमें कोई कॉमन था नहीं तो हमने दोनों को चिपका के इसमें कॉमन बना लिया। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए इसमें 5 से गुना कर दो और इसमें 4 से गुना कर दो। तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा वो x का अलग निकलेगा। देखो यहाँ 5 निकल गया और इस जगह पे ये 20 हो गया, ये आपका 4 हो गया और इस जगह पे आपका 20 हो गया। तो आप ये कह सकते हो x हमारे पास आ गया, हमारे पास y आ गया, हमारे पास z आ गया। ठीक है, तो x हमारा कितना होगा, तो x हमारा हो जाएगा क्या 5। y कितना है भाई, तो y हमें पता नहीं, तो 20 में से 9 घटा दीजिए 11 हो गया। ठीक है, c कितना है, तो c का आपका कितना हो जाएगा, सॉरी z कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 3 ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 120 डेज। मतलब तीनों मिलकर जो है 20 दिन में करता है। तो 11 4 15 15 5 20, यानी 20 गुने 120 दिन में किया है, तो इसका मतलब 2400 रसगुल्ला बनाया होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हाउ मच टाइम इज टेकन बाय एक्स एंड जेड टू कंप्लीट दिस टास्क। क्लियर, यानी यहां से पागल उगल है क्या जी, कुछ भी लिखे जा रहा है, हैं? हमें लग रहा है यही सही है, 10 दिन वाला सही है, हैं? ये सही है, 120 दिन बहुत होता है भाई। ये वाला जो है आप काट लीजिए, ये कर लीजिए 10 दिन। ठीक है, क्योंकि 120 दिन में ही करेगा और दोनों मिलकर करेगा तो उससे कम समय में थोड़ी ना करेगा, जब भी लेगा तो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, इसको हटाइए, टाइपिस्ट बेचारा कुछ भी है। तो कितना हो गया, 5 4 11 4 15 15 5 20, यानी 20 के हिसाब से अगर 10 दिन काम किया है तीनों मिलकर तो 200 रसगुल्ला बनाएगा। अब कह रहा है कि कौन कौन बनाने आ रहा है, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड 5 4 9, यानी एक्स और जेड को अगर हम काम करवाएंगे तो दोनों मिलकर हमारा 200 रसगुल्ला जो बनाएगा वो 9 के हिसाब से बनाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा 18 सही 2/9। क्लियर, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हम्म, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया, 18 नामा ये थोड़ी ना होता है ना। ये हमारा आ जाएगा 9 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। क्या हो जाएगा, 22 सही 2/9, है ना। पहाड़ा मेरा ठीक है भाई गड़बड़ हो जा रहा है कैसे। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ में आई बात। तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन था, हमने कर लिया, सही हो गया क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था ना आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, बस 2 क्वेश्चन और है, आराम से समझिए। क्लियर, कह रहा है क्या, एक नाव को धारा के अनुकूल एक्स किलोमीटर, है ना, यहाँ से एक्स किलोमीटर की यात्रा तय करने में 6 घंटे लगते हैं और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है यदि नाव स्थिर जल में एक्स प्लस 20 किलोमीटर की यात्रा करता है 8 घंटे 30 मिनट में कर सकता है, तो नाव की धारा के प्रतिकूल गति बताइए क्या होगा। देखो यहाँ से समझने वाली चीज़ें क्या है ना, कि आप सबसे पहले ना ये दूरी तय कर रहे हो एक्स, तो यहाँ से अगर एक्स तय कर रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। और डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो चाल का स्पीड आपका देगा एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, जितना भी समय ले रहा होगा, जैसे 6 ये ले रहा है 6 घंटा, ये ले रहा है कितना 10 घंटा, तो इसका जो रेशियो होगा 3 रेशियो क्या होगा 5, वो पलट जाएगा। क्या पलट जाएगा, तो यहाँ से इसको पलट दीजिएगा, ये टाइम का हमने लिया है। अब देखो यही हमारा x प्लस बाई अगर स्पीड का पूछेगा तो x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
अब कह रहा है क्या, x+20 है ना, यानी 20 किलोमीटर ज़्यादा ये कर रहा है तय। तो x+20 अगर कर रहा है तो 8 घंटे कहाँ कर रहा है, स्थिर जल में, तो 8 घंटे 30 मिनट लेता है। चलो एक बार देखते हैं कि अगर हम x+20 अगर डिस्टेंस कवर करवाते हैं किस स्पीड से, स्थिर जल में, तो स्थिर जल का कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, दोनों को बटा करके आधा कर दो, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 8 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी 4K। और दिस इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना, 8 घंटे 30 मिनट। क्लियर, 8 घंटे 30 मिनट ये हो गया। तो नाव की धारा प्रति गति क्या होगी ये पूछा है। A boat takes 6 hours to travel x kilometer in downstream and 10 hours to travel the same distance is upstream. If the boat can travel x plus 20 kilometer in a still water 8 hours 30 minutes, find the upstream speed of boat. स्पीड कहाँ से निकल जाएगा भाई, तो हद कर दिया है। चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके। 8 दूनी 16 और एक हो जाएगा 17 बटे क्या हो जाएगा 2, आप इससे कटा दो। क्लियर, तो ये ये हो गया 2, यानी हमारा आ गया 17K बराबर हो गया x प्लस क्या 20। ठीक है, ये 17K हो गया। अच्छा, एक K और निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम 5K के स्पीड से चलते हैं तो 6 घंटा लगता है, तो 5K और कितने घंटे लग रहे हैं, 5K के हिसाब से 6 घंटे, तो 6 पचे 30K हो जाएगा किसका मान, x का मान। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि K बराबर हमारा क्या होगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, x बराबर हमारा आ गया 30K, तो आप 30K को वहाँ रख दीजिए, तो माइनस में आ जाएगा भाई। नहीं, 17 दूनी 34 होता है ना यार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17 दूनी 34K। अब आ गया, अब इस 30 को यहाँ रख दो, ये हो गया हमारा 34K, और बराबर यहाँ हम अगर x का वैल्यू रख दें 30K और प्लस 20, तो ये घट के आ जाएगा कितना, 4K बराबर आ जाएगा क्या 20, तो K बराबर क्या हो गया 5, यानी K का वैल्यू 5 आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, नाव के धारा की गति क्या होगी, तो ये बताइए, बोट का स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, तो स्ट्रीम का स्पीड बराबर क्या होगा, यानी इस बार इन दोनों को घटा के बटे 2 कर देंगे, यानी 5 - 2 यानी 2K अपॉन 2, तो ये कट के आ जाएगा K का मान, तो K का मान हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी 5 हमारा आंसर होना चाहिए 5 किलोमीटर पर। नाव की धारा के प्रतिकूल, आधा क्वेश्चन पढ़ने वाला बीमारी हो गया है, बड़ा गंदा बीमारी लग गया है ना। यहाँ कह रहा है नाव की धारा के प्रतिकूल गति कितनी होगी, वो तो दिया ही हमारा 3K है ना, तो 3K बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 3K बराबर हो जाएगा क्या 15, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत तो बेशक पूछो। देखो हम क्या किए कि यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब हमें चाहिए क्या, या तो K का मान या तो x का मान। तो हम ये जान रहे हैं कि x डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो जो है 5K, इसी में तो हम लोग के माने, यानी 5K के हिसाब से वो 6 घंटे में कवर कर रहा है, तो 5K इंटू 6 कर दिए तो x का मान आ गया, इसको रख दिए, यहाँ K का मान निकल गया। क्लियर, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। कह रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद बेची जाती है, तो अर्जित लाभ जो है 400 रुपये होता है, और जब वही वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है तो अर्जित लाभ जो है 330 रुपया होता है। बहुत अच्छा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, क्या होगा, आ जाओ करते हैं। ये देखो, ये हमारा MP है, क्लियर, और ये हमारा SP है, ठीक है, ये SP है, और ये हमारा CP है, ठीक। अब कह रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद बेची जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारे पास जो है ये 100 है, तो ये हमारा कितना है 90% है। ये अगर 100% है तो ये 90% है, ठीक है। अब यहाँ से कितना लाभ हुआ है 400 रुपया, अच्छी बात है। अगर दूसरी बार बेच रहा है तो 100% का सामान वो कितने छूट पे बेच रहा है 80%, तो ये हमारा हो गया क्या 80%। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आप बताओ कि यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो यही, क्योंकि इसका लाभ अगर निकालेंगे आप कुछ भी निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली इन्हीं दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 10% का डिफरेंस आया है, तो 10% का जो डिफरेंस है
वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 400 और 330 यानी 70 के बराबर हो जाएगा। तो 10% बराबर 70 है, तो यहाँ से 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 700 रुपया। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ सीपी का कोई यूज ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म है। उसमें अगर इसका डिफरेंस लेंगे, देख लो, आपको मन कर रहा है ना, तो देख लो। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 90% माइनस के, है ना, ये आपका दिया हुआ है, और हम अगर घटाते हैं फिर क्या आपका 80%, है ना, और माइनस के, तो जब दोनों को घटाएंगे तो के तो हमारा कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा क्या? फाइनली 10%। और 10% बराबर दिया हुआ है कितना? 70। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट हम करने का प्रयास किए। और चूंकि हमसे एमपी पूछा है तो 100% का ही मान निकाले। अगर नहीं पूछता, वो अगर सीपी पूछता, तो फिर हम क्या करते हैं? 90% का मान निकालते, और 90% निकाल के 400 उसमें से क्या करते? माइनस कर देते, तुम्हारा ये निकल जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा घुमाया गया है, तो समझ रहे हो विनोद? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। मैटर क्लियर, समझ में आया पूरी बात? यानी आज का जो सेशन है ना, वो आपको समझ में आया मेरे ख्याल से। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज बहुत आराम आराम से मैंने पढ़ाया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी उत्साह से के साथ। आप जहाँ भी हैं बने रहिए, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुलंद रहें। फिर मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे, है ना, अगले मॉक के साथ। ठीक है, तो चलिए आपके तैयारी में हमारे एआई गुरुकुल के जितना योगदान हो सकता है, वो सारे योगदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं, है ना। बस आपका प्यार और आपका मोहब्बत जो है इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए जय हिंद।